जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू GS Academy यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज यूनिट 4 फर्स्ट एड के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब फर्स्ट एड एक्चुअली होता क्या है, मतलब अगर आप ट्रेनी हैं, अगर आप बड़ों ने आपको सिखाया हुआ है कुछ, अगर आपको ये चीज़ें पता हैं कि किस तरह से घर में अगर कोई हादसा, कोई छोटी मोटी परेशानी, अगर कोई स्ट्रीट में कोई रोड पर इशू हो जाता है तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है, एडमिनिस्टर करना है, तो ये आपको चैप्टर फर्स्ट एड आपको बताएगा, जिसका मतलब है इब्तदाई तिब्बी इमदाद। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी भी किस्म की हेल्प किसी को भी करनी पड़ती है फर्स्ट टाइम, तो आपको फर्स्ट एड नॉलेज होना चाहिए। अगर आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको कम से कम ये तो पता चल जाएगा यूनिट 4 में कि मैट्रिक क्लास का जो यूनिट 4 है उसमें आपको ये लाजमी पता चल जाएगा कि फ़र्स्ट एड इब्तदाई इमदाद को कहते हैं। और इब्तदाई इमदाद जो है वो सिर्फ उसे करने आती है जो शुरू से ट्रेनर है या शुरू से उसको पता है कि जी पायोडीन का क्या इस्तेमाल है, पट्टी का क्या इस्तेमाल है, पैनाडोल, डिस्प्रिन या कोई भी ऐसी मेडिसिन जो बच्चों को दी जाती हैं या बड़ों को दी जाती हैं वो किस तरह और कैसे दी जाती हैं। दैट इज़ एक्चुअली फ़र्स्ट एड, जो कि घर में भी बॉक्स होता है, ठीक है, और पड़ा होता है और उसके अंदर जो चीज़ें आपने देखी होंगी उसमें काफ़ी मतलब फर्स्टली जो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं वो पड़ी होती हैं। तो ये चैप्टर पढ़ने से आपको क्या होने वाला है, आपके अंदर लर्निंग्स क्या आने वाली हैं वो देख लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल आइडेंटिफाई द स्पेशलाइज्ड वोकेबुलरी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड। आपको जो है ख़ास शोबे में एक वोकेबुलरी को पता चल जाएगा, इस्तेमाल करना आ जाएगा आपको। यूज़ द नॉलेज ऑफ प्रीफिक्सेस टू डिटरमाइन द मीनिंग्स ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स। और आपको प्रीफिक्सेस का पता चल जाएगा, डिटरमाइन बताने आ जाएंगे मीनिंग्स जिनसे आप अनफेमिलियर हैं। इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ जेरेंड्स एंड इन्फिनिटिव्स, बहुत मज़ेदार टॉपिक है ये, और इसके अंदर आपको बताया जाता है कि ये ग्रामर के अंदर कैसे यूज़ होता है। तो जेरेंड हम अभी देख लेते हैं। जेरेंड को जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल को कहते हैं, और जेरेंड जो कहते हैं वो नाउन प्लस आईएनजी को कहते हैं। और इन्फिनिटिव्स का मतलब होता है इफ देयर इज अ टू एंड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज नोन एज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव फर्स्ट फॉर्म के साथ टू के लगने को कहते हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑन द गिवन टॉपिक यूजिंग क्लियर टॉपिक सेंटेंस एंड स्पॉटिंग डिटेल्स। जैसे कि पिछली भी 3 एक्सरसाइजेस में हम ये चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आपको टॉपिक सेंटेंस और स्पॉटिंग डिटेल्स के बारे में पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, और पैराग्राफ से आपने टॉपिक सेंटेंस उठाना है और स्पॉटिंग डिटेल्स उठानी है। उसके बाद राइट एन इफेक्टिव पर्सनल नरेटिव इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट डिटेल्स ऑफ टाइम। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न आफ्टर द चैप्टर। एंड नाउ प्री रीडिंग्स, रीड द हेडिंग्स ऑफ द लेसन एंड लुक एट द पिक्चर्स। आपने हेडिंग्स पढ़नी है और पिक्चर्स को देखना है ताकि आपको नॉलेज हो कि आप जो पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ने से पहले ही जो आप पढ़ रहे हैं आपको पता हो वो क्या है। व्हाट इज़ दिस लेसन अबाउट, आपको पता होना चाहिए कि ये लेसन किस बारे में है, जो कि मैंने आपको डिटेल बताई है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट एड, आपको फर्स्ट एड का समझ क्या है, मतलब उसका मतलब क्या है, आपको ये पता होना चाहिए रीडिंग करने से पहले। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, इब्तदाई इमदाद को कहते हैं, इब्तदाई तिब्बी इमदाद को कहते हैं। आई एम चेंजिंग द मीनिंग, इब्तदाई तिब्बी मेडिकल, इब्तदाई तिब्बी इमदाद को कहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है जी, हैव यू एवर गिवन द फर्स्ट एड टू एनीवन, क्या आपने किसी की मदद की है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक लड़का जो है वो फर्स्ट एड कर रहा है उस शख्स की जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, और वो उसको संभाल रहा है, देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने इस चैप्टर में पढ़नी है, और आप उसके बाद जो है काबिल हो जाएंगे फर्स्ट एड करने के। सो वी आर जस्ट डिस्कसिंग द एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर। लेट्स टॉक अबाउट द ग्लॉसरी।
पेज 42 की अगर बात करें तो ग्लॉसरी में सबसे पहला वर्ड है जी एक्सेसिबल। एक्सेसिबल कहते हैं किसी चीज़ की रसाई, पहुंच को। द ईजी फॉर एनीवन टू ऑब्टेन एंड यूज। उसके बाद सेकंड वर्ड है एडहेसिव, जिसे आप कहते हैं स्टिकी या ग्लूई। तो ईजी फॉर एनीवन टू ऑब्टेन एंड यूज़ मतलब जहाँ तक आपकी आसानी से रसाई हो आप हासिल कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेसिबल को कहते हैं। एडहेसिव को कहते हैं जी स्टिकी एंड ग्लूई, मतलब जो चिपकने वाली होती है, एडहेसिव चिपकना, ठीक है। और स्टिकी इंग्लिश में। एंटीबायोटिक कहते हैं, एंटीबायोटिक को ही कहते हैं अ सब्सटेंस विच इज़ कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जाहिर सी बात है एंटीबायोटिक तब इस्तेमाल होती है जब इसने नुकसान पहुंचाना हो जरासीम को, मतलब कि उसने ख़त्म करना हो जरासीम को और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो तंग करते हैं आपको, जर्म्स इरिटेट करते हैं। तो एंटीबायोटिक उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपको यूज़ करनी चाहिए जब भी आपके साथ कोई छोटा मोटा हादसा हो जाए। इन्फेक्शन क्या होता है जी? द एजेंसी बाय विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड और ट्रांसमिटेड, एक ऐसी चीज़ जिससे डिजीज़ बनती है, होती है या किसी और जगह ट्रांसफ़र हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। इंग्रेडिएंट्स किसे कहते हैं जी? अशिया को कहते हैं द सब्सटेंसेस दैट आर कंबाइंड टू मेक समथिंग। ये वो अशिया हैं जो आपस में मिलकर बनती हैं। जैसे आपने काफ़ी चिप्स वगैरह खाई हों और एंड पर आप देखते हो कि जी वो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं जी ये इस चीज़ से बना है, ये इस चीज़ से बना है। सो दैट आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि नमक, शुगर, पानी, पोटैटोज़, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है चिप्स बनती है, तो वो इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। माइनर बहुत छोटे से साइज़ को कहते हैं, मामूली को भी कहते हैं रिलेटिव स्मॉल साइज़, रिलेटिवली स्मॉल इन साइज़। ऑइंटमेंट बाम को कहते हैं, वो जो क्रीम होती है आप उसको कह सकते हैं। ऑइंटमेंट मेडिसिनल, ठीक है जी, मेडिसिनल प्रिपरेशन इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट स्मूथ पेस्ट। तो ये एक मेडिसिन ही होती है जिसको तैयार किया होता है एक किस्म में जो कि सॉफ्ट स्मूथ पेस्ट होती है। सो ये आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है, आपका एमसीक्यू बन सकता है ये। रिंस धोने को कहते हैं, वॉश समथिंग क्विकली। ट्विजर अ स्मॉल पेयर ऑफ पिंसर्स फॉर टेकिंग अप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ये चिमटियाँ होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को उतारने के लिए काम आती हैं और प्लकिंग आउट हेयर्स के लिए भी ये ट्विजर्स इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद अगर हम वोकेबलरी की बात करें सेम पेज पर, आई हैव जस्ट टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि जो वोकेबलरी होती है एक या दो या तीन या चार, पाँच मीनिंग से बेशुमार भरी हुई चीज़ों को वोकेबलरी कहते हैं। मैनी फील्ड्स हैव, एक्सरसाइज ए डिस्कस करते हैं। मैनी फील्ड्स हैव अ स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी, आइडेंटिफाई स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड इन द टेक्स्ट। तो जो चीज़ें आपके सामने हैं हम इनकी मीनिंग्स लिखेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये किस चीज़ के बारे में होती हैं, व्हाट डज़ इट मीन, ठीक है। और मेडिकल फील्ड में ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि स्क्रैब्स, उनको खराशों को कहते हैं। इन्फेक्शन, ऑइंटमेंट, बैंडेज, ड्रेसिंग्स जिसको पट्टियाँ करना कहते हैं, स्टिचेस, टांके लगाने को जिसे कहते हैं, ये सब अभी हम डिस्कस करते हैं। ले जी आपके सामने स्क्रैप्स है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम डिस्कस करते हैं। स्क्रैप्स कहते हैं जी डैमेज होने को, ठीक है। व्हाट आई थिंक इट मीन्स, जो कि मैं समझता हूँ इसका मतलब डैमेज है। व्हाट इट डज मीन, लाइट कट्स को कहते हैं, खराशों को कहते हैं, ठीक है जी। इन्फेक्शन एक डिजीज़ है, इसको बीमारी भी कहते हैं। द एजेंसी, ये भी हमने ग्लॉसरी में भी पढ़ा है, द एजेंसी बाय विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड और ट्रांसमिटेड, ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ है जी ऑइंटमेंट, ठीक है। ऑइंटमेंट किसे कहते हैं? वो जो बाम है उसको कहा जाता है द पेस्ट। आई जस्ट अंडरलाइन इन ग्लॉसरी कि जिसको पेस्ट कहते हैं, मरहम कहते हैं ऑइंटमेंट को ना। और यू जस्ट कैन यूज़ द वर्ड पेस्ट, ये लिखा हुआ है, पेस्ट अप्लाई टू द वाउंड और सोर स्किन। सोर स्किन कहते हैं ख़राब जल्द को। अ सॉफ्ट स्मूथ मेडिसिनल पेस्ट अप्लाई टू द वाउंड और सोर स्किन। ये ग्रीस भी कहते हैं जी इसको, हम इसको मीनिंग में हम ग्रीस भी डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है जी बैंडेज। बैंडेज कहते हैं जी स्ट्रिप को।
और स्ट्रिप कहते हैं जी पट्टी के टुकड़े को, स्ट्रिप ऑफ अ फैब्रिक फॉर ट्राइंग अराउंड अ वाउंड और इंजरी। उसके बाद लिखा हुआ है जी ड्रेसिंग्स, ड्रेसिंग्स कहते हैं ज़ख़म के ऊपर लगाने वाली पट्टियाँ जाके, जैसे कि बैंडेजेस, पीसेस ऑफ सॉफ्ट मटेरियल फॉर प्लेसिंग ऑन द वाउंड। फिर स्टिचेस, टांकों को कहते हैं जी, टांके लगाना, मूवमेंट ऑफ निडल टू स्यू क्लोथ, और ऐसी हरकत जिसको कपड़े सीने को भी कह सकते हैं, और अगर ज़ख़म सिया जा रहा है उसको भी। शॉर्ट पीसीज ऑफ द थ्रेड, छोटे छोटे थ्रेड के पीसीज होते हैं, दैट डॉक्टर्स यूज टू स्यू द एजेस ऑफ अ वाउंड। देखा, वाउंड मतलब ज़ख़म के किनारों को सीने के लिए भी स्टिचेस का इस्तेमाल किया जाता है, शॉर्ट पीसीज ऑफ थ्रेड्स का इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू। पेज 43 है जी, एक्सरसाइज बी पर हम आ चुके हैं। जैसे कि अभी हमने 42 पे वोकैबुलरी को फिनिश किया है, और अब हम पेज 43 पर एक्सरसाइज बी, कंप्लीट द मिसिंग लेटर्स इन द वर्ड्स बिलो टू मैच मीनिंग्स गिवन ऑन द राइट। आपने नीचे ये जो अल्फाज गिवन है इसमें आपने वर्ड्स फिट करने हैं जिसको प्रीफिक्स कहते हैं, और प्रीफिक्स पूरा करने के बाद फिर आप मीनिंग्स इसके समझ पाएंगे। ऑल दीज वर्ड्स हैव प्रीफिक्स डिस। उसने कहा सिर्फ इनके साथ डिस प्रीफिक्स लगा दो। प्रीफिक्स का मतलब होता है साबका, मतलब पहले पहले इसके अंदर डिस लगा दें, सब आपको पता चल जाएगा कि ये मतलब क्या है। सो पहले हम लगाते हैं डिसलोकेट, ठीक है। स्पेलिंग के अंदर थोड़ा सा इशू आ गया है, एल मिसिंग है, तो डिसलोकेट। फिर है जी डिससैटिस्फाइड, उसके बाद है जी डिस्ट्रैक्ट। आपका जो डिस है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो दूसरे अल्फ़ाबेट्स आप पूरे कर रहे हैं ये बेसिकली आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हिंट है, और आपको इससे समझ जाना चाहिए कि वो क्या आपके साथ करना चाह रहा है या क्या लफ्ज़ पूछना चाह रहा है। डिस तो आपने लिख लिया जो कि प्रीफिक्स है, तो फिर जब तक आप क्यों नहीं लगाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्वालिफाई है। इसी तरह डिस आपने लगा लिया, जब तक आप बी नहीं लगाएंगे तो आपको बिलीव, डिसबिलीव का नहीं पता चलेगा। इसी तरह फिर से हमने प्रीफिक्स डिस लगा लिया, लेकिन जब तक हम ए और पी नहीं बनाएंगे तो हमें डिस अप्रूव का पता नहीं चलेगा। इसी तरह डिसलोकेट, टू पुट आउट ऑफ प्लेस, ऐसी चीज़ जिसको आप मतलब हटा दें, एक जगह पड़ी हुई थी उसको दूसरी जगह कर दें, तो वो डिसलोकेट किया आपने। डिससैटिस्फाइड का मतलब होता है खुश ना होना। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है टू डाइवर्ट, मतलब बदलना। डिसक्वालीफाई, टू एक्सक्लूड। डिसबिलीव, टू डाउट, अगर आप किसी पर यकीन नहीं कर रहे हैं तो दैट्स मीन टू डाउट। डिसअप्रूव, टू रिजेक्ट, आप किसी चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब इन्हीं सारे वर्ड्स को एक्सरसाइज सी की बात कर लेते हैं। नाउ यूज द अबव वर्ड्स इन सेंटेंसेस। ये जो भी आपने वर्ड्स बनाए हैं इन सब को आप जुमलों में इस्तेमाल करें। So here are the sentences of dislocated. Amir's elbow was dislocated after the accident. We are dissatisfied from our lives so much after so much difficulties. ठीक है, हम अपनी ज़िंदगियों से मुश्किलात के बाद, बहुत ज़्यादा मुश्किलात के बाद नाखुश हैं, मुतमईन नहीं है। पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन गोइंग ऑन इन देयर कंट्री। लोग जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं शोर की आलूदगी की वजह से जो उनके मुल्क में अभी इस वक्त चल रही है। अमजद वॉज डिस्क्वालीफाइड, अमजद वॉज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द रेस, उसको दौड़ से निकाल दिया गया। द पर्सन हु डिसबिलीव to his friends can carry on the friendship. जो शख्स यकीन नहीं करता अपने दोस्तों पर वो अपनी दोस्ती को जारी नहीं रख सकता। फिर आखिर में प्रिंसिपल disapprove the certificate which was allotted to me. प्रिंसिपल ने मेरे सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया जो मुझे दिया गया था। जी, साथ ही आपने अब सेंटेंसेस खत्म कर लिए हैं। लेट्स डिस्कस द फर्दर रीडिंग एक्टिविटी। आपने गो थ्रू करनी है लिस्ट ऑफ idioms in grammar book and find 5 idioms which start from the to infinitive. आपने to infinitive वाले मतलब infinitive और to हो उसके शुरू में जो भी idioms
हैं वो आपने डिस्कस करने हैं जो टू से शुरू होते हैं। राइट उर्दू इक्वलेंट्स ऑफ दीज ईडियम्स ऑल्सो। बड़ा मज़ेदार काम है, क्रिएटिव काम है। जिसने भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना होता है वो ये काम को बहुत मज़े से करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये टू से और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ शुरू हो रहा है तो इसको इन्फिनिटिव कहेंगे। एग्जाम्पल टू ओव इज वो, कर्ज बुरी बला है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी बड़ी इंटर क्लासेस में ये चीज़ें आती हैं, लेकिन बच्चे जो हैं इन चीज़ों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं, इनको क्रिएटिवली लर्निंग की तरफ नहीं लेकर आते हैं। तो कर्ज बुरी बला है जैसे और ईडियम्स को डिस्कस करते हैं, जिस तरह कि आपके सामने लिखा हुआ है टू एर्र इज ह्यूमन, और इंसान खता का पुतला है। टू एर्र इज ह्यूमन, इंसान खता का पुतला है। टू कास्ट पर्ल्स, देखें ये टू कास्ट लग रहा है मतलब इन्फिनिटिव लग रहा है। टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाना, ये आपको सेकेंड ईयर में भी बहुत काम आने वाला आइडियम। टू कैरी कोल्स टू न्यू कासल, उल्टे बांस बरेली खो, ठीक है। मतलब आप जो है गलत काम कर रहे हैं, गलत कासल्स को बना रहे हैं, मतलब गलत आप वो अपनी इमारतें मतलब ऊपर कर रहे हैं, खड़ी कर रहे हैं। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन बहुत मशहूर है, एक पंथ दो काज, मतलब एक तीर से दो निशाने। टू थ्रो डस्ट इनटू वंस आईज, आंखों में धूल झोंकना मतलब के धोखा देना। तो इसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज डी है जिसमें हमने फर्दर इन रीडिंग एक्टिविटी में कहा था कि टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब कि इन्फिनिटिव के साथ हम इडियम्स प्लस उर्दू को डिस्कस करेंगे, जो कि हमने कर ली है जी। तो हम बात कर रहे थे फर्दर रीडिंग एक्टिविटी की, और अब हम जो बात करने वाले हैं वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। पेज आपका सेम है 43। उसमें उसने क्या बात की है, इफ ब्लड स्पर्ट्स और कंटिन्यू फ्लोइंग आफ्टर कॉन्टिन्यूस प्रेशर। तो हमने इसमें चूज द करेक्ट आंसर्स करने हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका है डू फर्स्ट एड, अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लोथ और सीक मेडिकल असिस्टेंस। और जैसे ही आपका जो है ब्लड स्पर्ट कर जाएगा, मतलब कि वो ख़राब हो जाएगा और फट जाएगा, डैमेज कर जाएगा, तो उसमें हम इसकी क्या ऑप्शन लगाएंगे। तो कॉन्टिन्यू फ्लोइंग होती है आफ्टर कॉन्टिन्यूस प्रेशर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है, सीक मेडिकल असिस्टेंस। आपको जो डॉक्टर की है वो ज़रूरत पड़ सकती है। थोरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डैश, इन्फेक्शन एंड टेटनस, एलर्जी एंड रैश। आपके फर्स्ट पेज की लास्ट लाइन पे ये ऑप्शन लिखी हुई है कि अगर आप सफाई सुथराई करेंगे तो आपका जो इन्फेक्शन और टेटनस का इशू है वो जो ख़तरा है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ एन अपीयर्स डैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट। आपको जो है जब रैश नज़र आने लग जाए तो आपने कोशिश करनी है कि आप उस बाम का इस्तेमाल करना बंद कर दें। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, नहीं 2 दिन नहीं, डेली। आपको रोज़ाना जो है उसका जो अपनी पट्टियां हैं जो भी ज़ख़म पर होती हैं उसको चेंज करने की ज़रूरत होती है, और वो आपके ज़ख़म को ख़राब होने से बचाती है। बैंडेड्स और स्टिकी प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स, ठीक है। ज़ख्मों को ये जो बैंडेड्स हैं और स्टिकी प्लास्टर्स हैं इनका इस्तेमाल करें तो ये बड़ी मुफीद साबित होती हैं वाउंड्स के लिए। So let's talk about the comprehension also, which are the question answers of your chapter. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जी क्वेश्चन आंसर्स, जो हमें ज़रूर समझने चाहिए डिटेल के साथ। उसने लिखा हुआ है एक्सरसाइज बी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड व्हाई। जब खून रुक जाएगा तो आपने फिर भी चेक करना बंद नहीं करना, और इसकी वजह बताएं जी क्यों। So the answer of the first question is we should not keep checking the wound if the bleeding has stopped, because this damage or dislodge the clot that is forming and cause bleeding resume.
हमें देखना बंद नहीं करना चाहिए ज़ख़म को जब खून रुक जाए, क्योंकि ये हो सकता है कि जो जमा हुआ खून है उसको नुकसान पहुंचा दे, जो दोबारा खून बहने की वजह बन सकता है। जो कि लोथड़ा जम रहा था उसके खून बहने की वजह बन सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन which can be very important for your board. Why is it necessary to keep away soap from the wound? ऐसा क्यों ज़रूरी है कि आप जो है साबुन को ज़ख़म से दूर रखें? The soap can irritate the wound, so it should be kept away from the actual wound. आपको असल ज़ख़म से साबुन को दूर रखना चाहिए क्योंकि ये ज़ख़म को उलझन दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें साथ ही। How is an antibiotic cream or ointment good in healing the wound? किस तरह एंटीबायोटिक क्रीम या जो बाम है वो जख्म के भरने के लिए ठीक होती है, अच्छी होती है। An antibiotic cream or ointment is good in healing the wound because it helps keep the surface moist and helps body's natural healing process work fast. ये जो एंटीबायोटिक क्रीम्स और ऑइंटमेंट होती हैं ये ज़ख़म को भरने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये मदद करती हैं उस सतह को नम रखने में ताकि वो जो हमारा ज़ख़म है वो पेन ना करें, और मदद देती हैं कुदरती ज़ख़म के भरने के काम को तेज़ करती हैं। तो ये ऑइंटमेंट्स और ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपने ज़ख़म को जल्द से जल्द बेहतर और ठीक करने की तरफ लेके जाना चाहते हैं। What should you do? क्वेश्चन नंबर 4 है जी। If you are allergic to adhesive material used in most bandages, आपको क्या करना चाहिए अगर आपको उलझन है ये जो एडहेसिव मटेरियल से जो बैंडेजेस पर बहुत ज़्यादा बैंडेजेस पर इस्तेमाल होती है? आप स्विच कर लें, आप मतलब उस एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग को ले आए, ना कि आप एलर्जिक एडहेसिव जो है मटेरियल्स को इस्तेमाल करें। आई शुड यूज़ एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग्स, ठीक है, जो चिपकती नहीं है, और स्टेलाइज गॉज का इस्तेमाल कर लें। हेल्ड इन प्लेस विद पेपर, क्योंकि वो चिपकने वाला नहीं होता तो उसको फिर टेप के साथ तो लगाना है, तो वो डॉक्टर टेप या पेपर टेप होती है उसके साथ आप लगा सकते हैं। गॉज रोल और लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज कैन ऑल्सो बी यूज इंस्टेड ऑफ एलर्जिक एंड एडहेसिव मटीरियल यूज इन मोस्ट बैंडेजेस। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं जी? व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर? आपको डॉक्टर की कब जरूरत पड़ सकती है? वी नीड टू सी अ डॉक्टर इफ द वाउंड इज नॉट हीलिंग और वी नोटिस एनी रेडनेस। हमें डॉक्टर को तब दिखाने की जरूरत होती है जब जख्म भर नहीं रहा, रेडनेस आ रही है, पेन भर रही है, पानी पड़ गया है, वार्मथ हो रहा है, स्वेलिंग, आपको सूज रहा है जख्म, तो इन सब कंडीशंस के अंदर हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। सो लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जी फर्स्ट एड किट का बताएं जो इस्तेमाल हो सकती है। व्हाट शुड योर फर्स्ट एड किट कंसिस्ट ऑफ? और जो फर्स्ट एड किट है वो किस चीज़ों पर मुश्तमिल है? तो आप मैक्सिमम 6 या 5 नाम लिख सकते हैं, सारे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सारे याद कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। फर्स्ट एड किट शुड कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट एड बुक, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट एड किट में, जिसको मैंने बताया भी था, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की जो किट है उसके अंदर आपको मुश्तमिल है, सबसे पहले किताब होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ज़ख़म का इलाज कैसे करना है, बैंड एड्स होने चाहिए जिसे स्टिकी प्लास्टर्स कहते हैं, उसके बाद इलास्टिक बैंडेजेस होने चाहिए, गॉज एंड एडहेसिव टेप होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक वाइप्स होने चाहिए, कॉटन वूल, सेफ्टी पिन्स, ट्विज़र्स, सिजर्स, ये आपकी लाजमी चीज़ें हैं, लेटेक्स ग्लव्स, कैलामाइन लोशन, एनाल्जेसिक टैबलेट्स एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये सब नेसेसरी चीज़ें जो कि आपके फर्स्ट एड के अंदर होनी चाहिए। हमारे इस चैप्टर में एक ब्लॉक का क्वेश्चन जरूर है, इसलिए हम उस एक ब्लॉक के क्वेश्चन को लाजमी करेंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड इन क्राइसिस मैनेजमेंट? क्या जरूरी है उस इल्म के लिए कि अगर क्राइसिस मैनेजमेंट आ जाए तो आपको फर्स्ट एड की जो इल्म है वो बड़ा अहम साबित होता है। कैसे और क्यों?
तो इसका आंसर है कि फ़र्स्ट एड हेल्प करती है ज़िंदगियों को, लोगों की ज़िंदगियों को बचा देती है। सो इन दिस रिस्पेक्ट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इसी लिहाज से ये बड़ा अहम किरदार अदा करती है क्राइसिस मैनेजमेंट में। क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब होता है मुश्किल सूरत हाल में, हंगामी हालात में। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो वाइंड अप होते हैं, ख़त्म होते हैं, और हम नेक्स्ट पेज 45 पे आ चुके हैं। उसमें लिखा हुआ है पैटर्न्स ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ज़रा देखिएगा। टेक्स्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए, सीक्वेंस प्रोसीजर्स होने चाहिए, सिग्नल वर्ड्स फर्स्ट, आफ्टर, नेक्स्ट, देन, थर्ड, फाइनली, एक्सेट्रा, सिग्नल टू रीडर। अच्छा, अब ये चीज़ें आपको बताई क्यों जा रही हैं? आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट एड प्रोसेस ऑफ कट्स एंड स्क्रैप्स को पढ़ना है और फिर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डालनी है इस ग्राफ के अंदर, जो कि आपके सामने बिल्कुल नुमाया तौर पर नज़र आ रहा है। आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 करके इसके अंदर पुट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन अ ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन शोइंग द सीक्वेंस। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। जो हमारा पॉइंट 1 सीक्वेंस के हिसाब से बन रहा है, फर्स्ट एड नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्राइसिस टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज। ये जो फर्स्ट एड नॉलेज है ये बहुत ज़्यादा अहम साबित तब होती है जब गैर मुतवक्का एमरजेंसीज को संभालने के लिए आप उन क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं और आपके पास फर्स्ट एड इल्म होता है तो आप बच जाते हैं। उसके बाद अगर आप पार्ट 2 मतलब कि पॉइंट 2 सीक्वेंस की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है जी, अप्लाई जेंटल प्रेशर टू स्टॉप ब्लीडिंग विद अ क्लीन क्लोथ और बैंडेज। आपने क्या करना है कि अप्लाई जेंटल प्रेशर करना है ताकि खून रुक जाए, और जेंटल प्रेशर किसी पट्टी या साफ कपड़े के साथ आपने करना है। उसके बाद थर्ड अगर आप पॉइंट देखें तो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि आपने उस ज़ख़म को धो लेना है। ठीक है जी, उस ज़ख़म को जो है वो धो लें साफ पानी से। यूज ट्विज़र्स क्लीन विद अल्कोहल टू रिमूव डर्ट पार्टिकल्स। आपने ट्विज़र्स का इस्तेमाल करना है अगर उस ज़ख़म के अंदर कोई ज़र्रात रह चुके हैं। अप्लाई एन ऑइंटमेंट और एंटीबायोटिक क्रीम टू द वाउंड। आपने क्या करना है, बाम या कोई जरासीम कश क्रीम को लगाना है ताकि आप ज़ख़म को ठीक रख सकें, बेहतर रख सकें। कवर द वाउंड विद बैंडेज। आपको वो जो ज़ख़म है उसको कवर करके रखना चाहिए, बैक्टीरिया से और ख़राब होने से बच सकता है। चेंज द ड्रेसिंग एटलीस्ट डेली। तो ये सीक्वेंस बड़ा ज़बरदस्त था, तो आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। आपने हर रोज़ कम अज़ कम, लीस्ट डेली, आपको हर रोज़ कम अज़ कम जो है इसकी ड्रेसिंग को चेंज करना है। लें जी, जिस पेज का आपको था बहुत इंतज़ार वो आ गया है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर। 46 पेज पर ग्रामर की बात करते हैं। वो कह रहा है जी, पोजीशंस ऑफ एडवर्ब्स का आपने अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ पर पोजीशंस ऑफ एडवर्ब्स किधर हैं। आपने खुद प्लेस एडवर्ब्स अप्रोप्रिएट प्लेसेस पर करनी है। आई एम डैश, या पूरे जुमला पढ़ देते हैं। आई एम हैप्पी व्हेन इट इज़ माई बर्थडे। तो मैं सिर्फ एक डॉट लगा दूंगा जहां पर ये आपका पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स आएंगी। ठीक है, ऑलवेज जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है, तो हम आई एम ऑलवेज यहां पे लगेगा आपका ऑलवेज। ठीक है जी, आई एम ऑलवेज हैप्पी व्हेन इट इज माई बर्थडे। ठीक है जी, उसके बाद ऑफन भी लगा लेते हैं। माई ब्रदर ऑफन गेट्स अप एट 6 o'clock from Monday to Friday as he goes jogging. He went to the market last night. तो आप इस लास्ट नाइट को यहीं शिफ्ट करें, इसी आखिरी जगह पर, ये ठीक लगेगा यहां पर। He went to the market last night. Have you ever been to Hunza Valley? आप कभी पहले हुंजा वैली गए हैं? और उसके बाद the birds were chirping beautifully, ये भी जो beautifully है वो आपका यहीं पे आना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है I am waiting for Khalid to arrive. I am still waiting. I am still waiting for Khalid to arrive. I have been waiting for over 20 minutes. उसके बाद है जी, he saw a blind beggar
इन द मार्केट, ये भी यहीं पर आएगा। ही सॉ अ ब्लाइंड बेगर इन द मार्केट। बहुत मज़ेदार चीज़, ग्रामर की चीज़ हो और हमें एक्सप्लेन करना ना आए और आपको समझना ना आए तो फिर तो इंग्लिश पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो लेट्स टॉक अबाउट द एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज जो है वो एडवर्ब की तरह ही काम करता है। इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है, एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब। और आपको एडवर्ब का पता होगा कि एक वर्ब के अंदर अगर ऐड इंफॉर्मेशन हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रही है, उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रेज कहते हैं। तो बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रेज की। पहले तो बात करते हैं एडवर्ब की। ही वर्क्स केयरफुली, वो काम कर तो रहा है, तो जो काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है? एहतियात से कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। और दे रेस्टेड एट सनसेट, वो रेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन कब? जब सूरज गुरूब हो गया था। तो एट सनसेट जो है वो एडवर्ब फ्रेज है। इन एग्जांपल ए जो केयरफुली है वो एडवर्ब है, और इन एग्जांपल बी एट सनसेट इज एन एडवर्ब फ्रेज विच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। तो बहुत आसान है जी, एडवर्ब फ्रेज जो है वो एडवर्ब की तरह ही काम करता है। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज बी आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब फ्रेज। एक्सरसाइज बी में वो क्या कहते हैं? फाइंड अ सुटेबल एडवर्ब टू रिप्लेस ईच एडवर्ब फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने क्या करना है कि जितने भी एडवर्ब फ्रेज हैं, जैसे कि विदाउट डिले, आवर टीचर वांटेड दैट वर्क टू बी डन विदाउट डिले। विदाउट डिले का मतलब है ताखीर से पहले, तो इसका मतलब इसकी जगह हम एक एडवर्ब लगा सकते हैं इमीडिएटली। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा जुमला है शी इज विदाउट डाउट मोस्ट केयरिंग पर्सन आई हैव मेट। तो यहां पे विदाउट डाउट जो है वो आपका क्या है? एडवर्ब फ्रेज है, तो उसकी जगह आप लगाएंगे शी इज अनडाउटेडली। मतलब कि आप एडवर्ब यूज करेंगे ना एडवर्ब फ्रेज की जगह, जो कि विदाउट डाउट था, तो अनडाउटेडली उसकी जगह लगा देंगे। दिस प्लांट फ्लावर्स वंस एवरी ईयर, ये पौधे फूल लगाता है साल में एक दफा। तो एवरी ईयर हमारा यहां पर एडवर्ब फ्रेज है। क्या है? एडवर्ब फ्रेज। तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? वंस एवरी ईयर की जगह ये ईयरली, एक साल, हर साल। यू शुड कंप्लीट द वर्क इन अ वाइल, तो जो इन अ वाइल है वो हमारा एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है जी, हम सारों को अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि एडवर्ब फ्रेज क्या है। तो इसी तरह जब इन अ वाइल देखेंगे तो यू शुड कंप्लीट द वर्क शॉर्टली, तो हम शॉर्टली की बात करेंगे। द टू ओल्ड फ्रेंड्स मेट ईच अदर बाय एक्सीडेंट, तो जो बाय एक्सीडेंट है ये हमारा एडवर्ब फ्रेज है, तो इसकी जगह हम द टू फ्रेंड्स मेट ईच अदर एक्सीडेंटली हादसन, तो ये हमारे एडवर्ब लगा दिए गए हैं एडवर्ब फ्रेज की जगह। सो आफ्टर कंप्लीटिंग एडवर्ब फ्रेज, आज दोबारा से इतनी कमाल ग्रामर की चीज आपके सामने आ गई है, जर्न्स एंड इन्फिनिटिव्स। एक्सीलेंट है जी, ये बहुत मजेदार चीज है। इन्फिनिटिव कहते हैं टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का लगना, और जर्न कहते हैं नाउन के साथ आईएनजी का लगना। ये आपने बेटा बात जरूर याद रखनी है। बच्चे अक्सर जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसको नाउन प्लस आईएनजी कहते हैं और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं। अब कैसे हैं आज पढ़ के देख लेते हैं। सलमान एंजॉयज प्लेइंग टेनिस, ठीक है, तो जो एंजॉयज है वो आपका जर्नड है, ठीक है, और प्लेइंग आपका यहां पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। तो हम यहां पर खेल नहीं खेल रहे हैं, हम लुत्फ अंदोज हो रहे हैं टेनिस से, टेनिस के खेल से, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे? आपका जर्न। दीज वर्ब्स कैन टेक जर्न्स आफ्टर देम, ठीक है। मरियम फिनिश्ड डूइंग, उसके बाद लिखा हुआ है मरियम फिनिश्ड डूइंग हर होमवर्क। तो आपकी ये तो वर्ब है, लेकिन जो यहां पे डूइंग अमल कर रहा है वो एक जर्न का काम कर रहा है।
ठीक है। इसी तरह जमील हैज क्विट, तो ये जो हैज और क्विट है ये तो हमारा काम कर रहा है एक हेल्पिंग वर्ब और एक वर्ब क्विट है और हैज हेल्पिंग वर्ब है। जो स्मोकिंग है वो हमारा जरंड है। पाशा ऑलवेज पुट्स ऑफ क्लीनिंग हिज रूम, जो पुट्स ऑफ है ये वर्ब है, लेकिन जो हमारा यहां पर जरंड काम कर रहा है वो है हमारा क्लीनिंग। वी पोस्टपोन दिस हैज केम इन योर बोर्ड एग्जाम्स, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आया हुआ है। वी पोस्टपोन्ड हैविंग द पिकनिक, तो जो पोस्टपोन्ड है ये आपका वर्ब है, लेकिन जो हैविंग है वो आपका जरंड है। सो इन्फिनेटिव भी साथ साथ सुन लेते हैं। आई होप टू लर्न जरंड्स, आई एक्सपेक्ट टू इंप्रूव माई इंग्लिश। तो ये जो होप, एक्सपेक्ट, ठीक है, वो कह रहा है दीज वर्ब्स कैन टेक इन्फिनेटिव्स आफ्टर देम, तो ये सारे वर्ब्स हैं। उसके बाद जो आप देख सकते हैं वो आपका इन्फिनेटिव है। टू लर्न, टू इंप्रूव, टू अटेंड, टू गो, टू से, तो हर वर्ब के बाद आपके इन्फिनेटिव है। आई होप टू लर्न जरंड्स, आई एक्सपेक्ट टू इंप्रूव माई इंग्लिश, सारा प्लान्स टू अटेंड कॉलेज। तो जो भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका टू लगा होगा उसको आप क्या कहेंगे? इन्फिनेटिव। After some verbs begin, start, continue, like, love, hate, intend and prefer, you can usually use either a gerund or an infinitive। कितनी ज़बरदस्त उसने बता दी है कि कुछ verbs के बाद जैसे कि begin, start, continue, like, love, hate, intend and prefer, you can usually use either a gerund or an infinitive। ठीक है, आप वर्ब के बाद भी इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज प्रैक्टिकली नो डिफरेंस इन द मीनिंग, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक्सेप्शन केस है वो ढूंढ लें आप। आफ्टर वुड, शुड, लाइक, लव, ओनली द इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड, चाहे वो वुड शुड हो या लाइक या लव हो, सिर्फ इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होगा। तो इसी के साथ जो है हम एक्सरसाइज सी भी देख लेते हैं, जिसके अंदर उसने खुद कहा हुआ है कि आप करें कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इन्फिनेटिव और जरंड विच एवर इज अप्रोप्रिएट। तो साथ ही हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं कि जी हम लगाते हैं इसके साथ जरंड भी और आपका इन्फिनेटिव भी। तो पहला लफ्ज शेक है, वी फेल्ट द प्लेन शेकिंग। इन द स्टॉर्म, I have always disliked smoking. Where did you learn speak French? Is the exhibition worth visiting? I don't mind getting up early. Getting up early. We had loved to come. We would love to come with you. She seems to know this place. So now let's talk about the page 48। जैसे कि अभी हमने पेज 47 किया है और पेज 48 पे क्या लिखा हुआ है? Identify the gerunds and infinitives in the following sentences। तो आपने gerund और infinitives बताने हैं। अब देखें, अगर हम देखें इसमें minor cuts and scrapes usually stop bleeding on their own, तो इसमें जो gerund है वो bleeding है। ठीक है जी, ये आपका जरंड है और आपने हर जुमले के अंदर आपने क्या बताना है? इन्फिनेटिव या जरंड। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड यूज सोप एंड एफ वॉश क्लोथ। अब ये देखिए, ये टू क्लीन आकर आपके बिल्कुल सामने लिखा हुआ था और इसने बताया कि मैं एक इन्फिनेटिव हूं। उसके बाद अगर हम बात करें डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, तो ये जो चेकिंग ब्लीडिंग है ये तो आपका सीधा सीधा जरंड है। और अगर आप टू सी को देखें तो ये आपका इन्फिनेटिव है। ठीक है जी, उसके बाद सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, तो जो टू कीप है वो आपका इन्फिनेटिव है।
ठीक है जी। उसके बाद इफ अ रैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो आपको अगर लग रहा है कि रैश अपीयर हो रहे हैं तो आप इस्तेमाल करना बंद कर दें। तो यूजिंग आपका जरंड है, जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि नाउन प्लस आईएनजी को जरंड कहते हैं। इफ dirt or debris remains in the wound after washing, use tweezers cleaned with alcohol to remove the particles। तो ये आपका इन्फिनेटिव है और जो वॉशिंग है ये आपका क्या है, जरंड है। साथ ही पेज 48 पर एक्सरसाइज ई की भी बात कर लेते हैं, जो कि बहुत मज़ेदार और आसान है और 9th के अंदर हम लोगों ने इतनी इसकी बेसिक्स पढ़ी हुई हैं। और मेरी एक्टिव और पैसिव की वीडियो क्लास 9 के फोल्डर में प्लेलिस्ट में आप देख भी सकते हैं। तो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट इन पैसिव सेंटेंसेस मे बी स्किप्ड। आप जो है सब्जेक्ट देख सकते हैं कि आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। जब आप इसको चेंज करेंगे तो आप सब्जेक्ट को स्किप कर दें। अब ई एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या था कि यू मस्ट पुट आउट ऑल स्मोकिंग मटीरियल्स। तो जो ऑल स्मोकिंग मटीरियल्स था हमने उसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना दिया, मस्ट बी पुट आउट। उसके बाद लिखा हुआ था यू मस्ट फास्टन द सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट मस्ट बी फास्टेंड। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है हमेशा पैसिव वॉइस में, ये आपको पता होना चाहिए। दे विल डिमॉन्स्ट्रेट सेफ्टी प्रिकॉशंस, सेफ्टी प्रिकॉशंस विल बी डिमॉन्स्ट्रेटेड। यू शुड रीड द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस शुड बी रीड बाय यू भी लिख सकते हैं, लेकिन उसने कहा था आपको स्टेटमेंट में कि आप ना लिखें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है यू कैन स्टोर स्मॉल पैकेजेस इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट। स्मॉल पैकेजेस कैन बी स्टोर्ड इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट। हर चैप्टर के अंदर ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स दिए हुए हैं, एंड व्हाई नॉट, क्यों ना दिए हो। हम हमेशा ऑरल कम्युनिकेशन को कैसे इसको समझते हैं और इसके अंदर किस तरह माहिर हो सकते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया। आपने बात करनी है एक दूसरे से इंग्लिश में। यूजफुल एक्सप्रेशंस टू मेक एन अपॉलजी, आई एम सो सॉरी, आई होप यू आरंट टू अपसेट, आई मस्ट अपोलोजाइज, आई फील सो मीन। मतलब आपने ये जो 4 फिक्रे देखे हैं, फ्रेज देखे हैं, तो उसमें आपने इस्तेमाल किया है कि आप किस तरह से माफ़ी मांग सकते हैं। तो जनाब आपकी ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो सकती हैं कि आप अपने सॉरी माजरत करने के तरीके को चेंज कर लें और डिफरेंट तरीके अपनाएं इसको सॉरी को कहने के लिए। पेज 49-48 के बाद ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ उसने सिचुएशन बता दी है। यू रियलाइज दैट यू वर रॉन्ग इन आर्ग्यूइंग विद योर फ्रेंड, नाउ यू वांट टू पैच अप, हाउ वुड यू अपोलोजाइज। सो ये है आपके सामने अपोलोजाइज मांगने का तरीका, माफी मांगने का तरीका। आई एम सो सॉरी, आई वॉज रॉन्ग इन आर्ग्यूइंग विद यू। तो ये सबसे आसान तरीका है आपकी ऑरल कम्युनिकेशन स्किल के अंदर जवाब देने का, किसी को माजरत करने का। सो द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, राइटिंग स्किल्स। आपने इनको कभी भी लीनियंट नहीं लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैंने आपको बहुत मर्तबा बताया है कि आपने इनको रूट लेटर्स, ग्रास लेटर्स और स्काई लेटर्स से सीखना है अगर आप अपनी राइटिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं। और क्रिएटिव राइटिंग को कैसे बेहतर बनाते हैं, लेट्स डिस्कस इट। राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ टू टेक ऑफ कट्स एंड स्क्रैप्स, यूज ट्रांजिशनल डिवाइसेस, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, आफ्टर दैट, इन द एंड, एटसेट्रा, टू ज्वाइन द सेंटेंसेस विद इन द पैराग्राफ। आपने अपनी एक्सरसाइज ए को हाउ टू टेक केयर ऑफ कट्स एंड स्क्रैप्स पर पैराग्राफ लिखना है ट्रांजिशनल डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए। तो पहला ट्रांजिशनल डिवाइस आपके सामने, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई जेंटल प्रेशर टू द वाउंड विद अ क्लीन क्लॉथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस्तेमाल कर लिया है और ये आपका सेंटेंस है और ये आपका पैराग्राफ का सबसे पहले आंसर है। फिर आफ्टर द रिंस आउट द वाउंड
आफ्टर दैट रिंस आउट द वाउंड, मतलब उसने आपको ट्रांजिशनल डिवाइसेस तो बना कर दे दी हैं, तो आपने इनको पॉइंट्स में लिखा, आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं. आफ्टर रिंस आउट द वाउंड विद क्लियर water and remove dirt particles with tweezers cleaned with alcohol. Then apply antibiotic cream or ointment to the wound. ये आपके सामने ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी इस्तेमाल हो रहे हैं. Cover the wound with a bandage. Next, cover the wound with bandage. Change the dressing daily if you are allergic to adhesive bandage. Use adhesive free bandage. उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका, इफ द वाउंड इज नॉट हीलिंग सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर को आप दिखाएं. एक्सरसाइज बी की बात करें, सेम पेज 49 की, तो लिखा हुआ है डिड यू एवर गेट कर्ट्स एंड स्क्रैप्स, कभी आपको खराशियां आई हैं? हाउ डिड यू गिव योर सेल्फ फर्स्ट एड? राइट अ पैराग्राफ इन द पास्ट टेंस. फर्स्ट मेक एन आउटलाइन विद द हेल्प ऑफ द माइंड मैप गिवन बिलो. आपने ये जो माइंड मैप दिया हुआ है इस पर भी जो है देखना है, नज़र रखनी है, और जो आपका पैराग्राफ होना चाहिए वो ज़रूरी है कि वो पास्ट टेंस पर हो. तो हम माइंड मैप देख लेते हैं जी. फर्स्ट पर्सन नरेशंस क्या हो सकती हैं, नरेटिव क्या हो सकती हैं? व्हाट हैपेंड, ठीक है. व्हेन डिड इट हैपन, वेयर डिड इट हैपन, ठीक है. मेन इवेंट क्या था? हाउ विल यू ग्रैब योर रीडर्स, आप उनकी तवज्जो कैसे लेंगे? क्या आपने ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है? इज देयर अ प्रॉब्लम, कोई मसला है? व्हाट इज द सोल्यूशन, अगर मसला है तो फिर उसकी सोल्यूशन क्या है? इस माइंड मैप से आपने पैराग्राफ को लेकर चलना है. सो लेट्स डिस्कस द सोल्यूशन. एज आई रैन अप, ये आपका पास्ट टेंस यूज हो गया. The stairs of my house in a hurry, my foot slipped and I fell. It all happened last Saturday. I received a many wound on the leg. First, I applied gentle pressure to the wound with a clean cloth to stop bleeding. After that, I rinsed it out with a clear water. After cleaning the wound, I applied a thin layer of an antibiotic cream to it and covered the wound with a bandage. I changed the dressing daily. By the grace of Allah Almighty, the wound healed after a week. जिस वर्ड्स पे मैंने जोर दिया है जी, वो है आपका पास्ट टेंस, जो उन्होंने कहा था आपके क्वेश्चन में कि जी पास्ट टेंस को इस्तेमाल करना है. सो दिस वाज योर चैप्टर. उम्मीद है कि आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी कोई भी इश्यूज़ हैं जस्ट लेट अस नो. आप कमेंट भी कर सकते हैं. यू जस्ट कैन टेक ऑनलाइन क्लासेस. आपको जो भी कोई मुश्किलात आती हैं, दैट इज़ जस्ट फॉर BCom, BA, एनी ग्रेजुएशन, एनी बोर्ड ऑफ क्लासेस आपको चाहिए. फेडरल है, 9th 10th है, इंटर है, 7 है, 8 है, 1 है, किसी भी क्लास की आपको होम ट्यूशन्स या ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए, जस्ट लेट अस नो, हम आपको प्रोवाइड करेंगे. और वो भी एमफिल टीचर्स के साथ जो आपको इस चैनल पर रोशनास कर रहे हैं. इंशाल्लाह वो आपको ऑनलाइन भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लेट्स टॉक अबाउट द 6th and the 5th poem of class 10 in the next video. Allah Hafiz. Thank you for watching GS Academy.